Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for class 12 macroeconomics previous year question paper series. So, now why this series is important? क्योंकि सीबीएसई के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो वो हर साल रिपीट करता है. कभी एमसीक्यू, कभी डिस्क्रिप्टिव, कभी केस बेस्ड, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते ही है. तो अगर आपने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल से स्टडी किया हुआ है तो यू कैन इजीली स्कोर 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर को और ये हमारा सेकेंड पेपर है. फर्स्ट पेपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज अ कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग. कंजम्पशन फंक्शन रिलेशनशिप तो बताता है लेकिन बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम ये बताता है कि किस तरीके से जब एक इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो खर्चा बढ़ाता है, इनकम कम होती है तो खर्चा कम करता है. तो उसकी इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है ये बताता है. तो इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम एंड नॉट विद द सेविंग. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. फिर हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2. Consumption function consists of two components, autonomous consumption and induced consumption. जब हम consumption function को algebraic फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं C equals to C bar plus B Y, जिसमें C bar का मतलब है autonomous consumption and B Y का मतलब है induced consumption. ना autonomous consumption का मतलब होता है zero level of income. जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे, जब कोई पर्सन बेरोजगार है, जब उसकी इनकम बिल्कुल जीरो है, तब भी जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ बेसिक कंजम्पशन उसे करना ही पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं उसका ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है. और उसके बाद जैसे ही उसकी इनकम बढ़ना स्टार्ट होगी वो अपना खर्चा बढ़ाएगा. तो महीने का 50,000 कमा रहा है तो 40 खर्च करेगा, महीने का 1 लाख कमा रहा है तो 80 खर्च करेगा. जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वो अपने खर्चे को बढ़ाएगा. तो वो खर्चा जो कि इनकम की वजह से हो रहा है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ओके. इसमें Y का मतलब तो इनकम है और B का मतलब होता है एमपीसी. एमपीसी मतलब चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y. इसका मतलब बढ़ी हुई इनकम में से इंसान कितना खर्चा करेगा. ओके. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड. तो ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग is not one of the merits of the fixed exchange rate system. Now fixed exchange rate system वो होता है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट मीन्स $1 में कितने रुपए रहेंगे, ये डिसाइड करती है सरकार, गवर्नमेंट. ओके. नाउ जब भी इस रेट को सरकार डिसाइड करती है तो इसके कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं. जिसमें हम बात करते हैं पहला, इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट. ये सही बात है और ये मेरिट भी है. ओके. तो ये मेरिट है. क्यों? स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब ये रेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं तो कभी ये रेट बढ़ता है, कभी कम होता है, हर दिन चेंज होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट में ये रेट चल रहा होता $1 में 90 रुपए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल सुबह तक ही 95 हो जाए, 100 हो जाए. तो ये हर रोज चेंज करता है, जैसे कि गोल्ड का रेट हर दिन बदलता रहता है. लेकिन जब इस रेट को सरकार डिसाइड करती है तो ये रेट बहुत धीरे धीरे बदलता है. तो अगर आज सरकार ने डिसाइड किया कि $1 में 90 है तो आराम से 7-8 महीने तक इतना ही रहेगा, ये बार बार चेंज नहीं होता है. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट स्टेबल होता है. फिर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. इसका मतलब ये है कि जब सरकार ये रेट डिसाइड करती है तो मान लो अगर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ये रेट होना चाहिए $1 में 50 रुपए, तो कभी कभी सरकार इसको ज्यादा वैल्यू दे देती है, कभी कभी सरकार इसका वैल्यू बढ़ाकर कर देती है 60 और कभी कभी इसकी वैल्यू गिराकर कर देती है 40. तो कभी कभी वो फॉरेन एक्सचेंज को ओवर वैल्यू कर देती है, कभी अंडर वैल्यू कर देती है, विच इज ट्रू. लेकिन ये मेरिट नहीं है, ये तो उसकी बुराई है. जिसकी उसकी वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू रखने की बजाय आपने उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी या बहुत कम कर दी. तो ये बात तो सही है लेकिन ये मेरिट नहीं है, ये डीमेरिट है. ओके. तो ये सेकंड नंबर जो है वो हमारा मेरिट नहीं है. थर्ड बात करते हैं, प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे हम गोल्ड के साथ करते हैं कि सस्ता हो जाए तो खरीद लो, महंगा हो जाए तो बेच लो, वैसे ही काफी सारे लोग ये डॉलर्स या फिर फॉरेन करेंसी के साथ करते हैं कि पहले काफी सारे डॉलर्स खरीद के रख लेंगे और फिर जब महंगे हो जाएंगे तो बेच देंगे, फिर सस्ते होंगे दोबारा खरीद लेंगे. तो इस स्पेकुलेशन को वो रोकता है. तो ये भी इसका एक मेरिट है. कैसे रोकता है? क्योंकि अगर ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगा
तो आप रोज बैटिंग कर सकते हो। आप ऐसा सोच सकते हो कि यार आज 90 गया है तो आज खरीद लेते हैं, कल 100 चला जाएगा। लेकिन अगर ये रेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, जो कि साल में एक बार ही डिसाइड करेगी, और वो भी इसके मूड के ऊपर है, आप कुछ गेस नहीं कर सकते कि बढ़ेगा कि कम होगा, तो उस केस में आप स्पेकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इसका मेरिट है। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बिकेम कन्वीनियंट। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज डिजाइन कौन करता है? सरकार। तो ये डिसाइड करता है कि हमारे कंट्री के लिए क्या चीजें अच्छी रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट भी सरकार के हाथ में रहता है तो वो बाकी सारी पॉलिसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो उनको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है कि अरे हमारे करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो अब कौन सी पॉलिसी बनाए, क्योंकि उनके हाथ में ही रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन और भी आसान हो जाता है। ये भी हमारा एक मेरिट है। तो ये तीनों हमारे मेरिट हैं, बस ऑप्शन नंबर बी सच है, लेकिन मेरिट नहीं है, ये डी मेरिट है। ओके, नेक्स्ट। एक सेकेंड। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। नाउ डेबिट साइड पे जब भी हमारी कंट्री से कोई पैसा जा रहा होता है, पेमेंट करते हैं, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जब भी इनकम रिसीव होती है तो क्रेडिट साइड पर होती है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। खर्चा होगा, पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड, रिसीट आएगी तो क्रेडिट साइड। नाउ कैपिटल और करेंट अकाउंट क्या होता है? अगर करेंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री का एसेट और लायबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं करता, पर कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जिससे हमारी कंट्री का या तो एसेट चेंज होगा या तो लायबिलिटी चेंज होगी। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से, चारों ऑप्शन में से किसमें हमारा कौन सा जो आइटम है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, जब जिससे एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज भी हो और पैसा हमारा जाए भी। तो पहला क्या है? इंडियन सेंडिंग रेमिटांस फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, तो हमारा इंडियन, इंग्लैंड में कोई हमारा कोई अपना बैठा होगा, कोई रिश्तेदार होगा, वो क्या कर रहा है? इंडिया में रेमिटांस भेज रहा है। रेमिटांस क्या होता है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कल को आप इंडिया छोड़ के कहीं फॉरेन सेटल हो गए, तो आप हर महीने या हर साल अपनी फैमिली को कुछ खर्चा भेजेंगे ना, कुछ गिफ्ट्स भेजेंगे, तो उस एक तरफा पेमेंट को कहते हैं रेमिटांस। ओके, तो अगर हमारा कोई अपना रेजिडेंट इंग्लैंड से हमें कुछ गिफ्ट या फिर रेमिटांस भेज रहा है, तो पहली बात तो हमें ये इनकम रिसीव हो रही है, कहाँ आना चाहिए? ये क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। और इससे कोई लोन एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। तो ये तो गलत हो गया, गलत है। फिर आता है इन्वेस्टिंग इन एसेट्स अब्रॉड बाय इंडियंस। जब कोई इंडियंस किसी फॉरेन कंट्री में के एसेट में पैसा लगाता है, तो हम अगर इंडिया जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, अगर हम किसी दूसरी कंट्री के एसेट में पैसा लगाते हैं, तो पहली बात तो हम एसेट में लगा रहे हैं, मतलब एसेट स्टेटस बढ़ रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट हुआ। और हम पैसा लगा रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, तो ये डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड होगा। तो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑप्शन नंबर बी। सी की बात कर लेते हैं, अमेरिकन कंपनी परचेजिंग शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अगर अमेरिकन कंपनी इंडिया के शेयर्स परचेज कर रही है, तो वो परचेज कर रही है तो उसकी पेमेंट हमें देगी, मतलब हम पेमेंट रिसीव करेंगे, और रिसीव करेंगे तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। और हम उसको शेयर्स बेच रहे हैं, दैट मींस हमारा एसेट कम हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। अगर हमने स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया, तो हम अगर उन्हें अगर अपना सामान बेच रहे हैं तो हमें पेमेंट रिसीव होगी, दैट मीन्स क्रेडिट साइड। और इससे कोई एसेट लायबिलिटी तो चेंज नहीं हो रहा, नॉर्मल ट्रेड ही हो रही है, तो क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट कौन सा था? सिर्फ बी, जिसमें हम वहां के एसेट पर पैसा लगा रहे हैं तो पैसा जाएगा और एसेट बनेगा, तो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट्स होते हैं। पहला अकाउंट होता है करेंट अकाउंट, जिसमें वो सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जिससे हमारी कंट्री का एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं होता। और दूसरी तरफ आता है कैपिटल अकाउंट, इसमें वो सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जिससे हमारी कंट्री का या तो एसेट या तो लायबिलिटी स्टेटस चेंज होगा। तो मेनली हम पहली बात कर लेते हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। तो करंट अकाउंट में सिर्फ तीन ही चीजें आती हैं। पहली चीज है ट्रेड इन गुड्स। ट्रेड इन गुड्स मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन विजिबल गुड्स, जिसको हम कहते हैं मर्चेंडाइज। फिर आता है ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज।
और फिर आता है करेंट ट्रांसफर। करेंट ट्रांसफर को हम कहते हैं, एक सेकेंड, करंट ट्रांसफर को हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट या करंट ट्रांसफर का मतलब होता है एक तरफा पेमेंट, कि आपने अपने रिश्तेदारों को कुछ गिफ्ट भेजे, या फिर घर खर्च भेजा, या फिर किसी और कंट्री में बाढ़ आई हुई थी या कुछ कैलेमिटी आई थी तो आपने डोनेशन भेजा, ये सारे होते हैं करंट ट्रांसफर। ये तीनों चीजों से हमारी कंट्री का एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं होता, तो ये करंट अकाउंट का पार्ट है। जबकि कैपिटल अकाउंट में मेनली दो चीजें आती है, मेनली आती 5 चीजें हैं, पर मेन जो आपको याद रखनी है वो है बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये दोनों चीजें किसमें आती हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे बोला गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो साइड हैं, करंट एंड कैपिटल। करंट अकाउंट के 3 साइड्स होते हैं, पहला है ट्रेड इन मर्चेंडाइज, दूसरा है ट्रांसफर पेमेंट, तो तीसरा क्या होगा, ट्रेड इन सर्विसेज। ओके, गुड्स सर्विसेज करंट ट्रांसफर, गुड्स को मर्चेंडाइज कहते हैं, सर्विसेज, एंड देन करंट ट्रांसफर का मतलब है ट्रांसफर पेमेंट्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। अगेन आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 सेज इकोनॉमिक टेरिटरी एंड पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ नेशन आर वन एंड सेम थिंग। फॉल्स। पॉलिटिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया का आपने मैप देखा होगा, ये हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है। दैट मीन्स इसके अंदर वाला सारा एरिया जो है वो इंडिया है। आई एम सॉरी अगर ये एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा हो, पर ये कुछ ऐसा ही है। ओके, तो इसके अंदर जो भी रीजन्स आ रहे हैं वो इंडियन है, और इसके बाहर यहाँ पाकिस्तान, यहाँ चाइना, यहाँ बांग्लादेश, ये सारे अलग अलग एरियाज हैं। तो ये पॉलिटिकल फ्रंटियर है। जबकि इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है वो सारी रीजन्स कहीं पर भी हो जहां से हम पैसा कमा रहे हैं, जहां पे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रखे हुए हैं, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो मान लीजिए ये पूरी इंडिया में यहाँ पर कोई अमेरिकन एम्बेसी है तो इंडिया के अंदर, पर वो किसके लिए काम कर रही है, अमेरिका के लिए, और उसको पेमेंट भी कौन कर रहा है, अमेरिकन कर रहे हैं। किसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, अमेरिका के। तो भले ही इंडिया के अंदर है लेकिन हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के का पार्ट नहीं है। वही अगर हमारी एम्बेसी है जो कि अमेरिका में है, या फिर चाइना में है, या फिर यूके में है, या पाकिस्तान में है, तो भले वो अलग अलग कंट्रीज में है, वहीं पर रह रही है, लेकिन किसके लिए काम कर रही है, हमारे लिए। कौन उसको पेमेंट कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर अलग होता है, इकोनॉमिक फ्रंटियर अलग होता है। तो ऑप्शन 1 इज फॉल्स। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि एम्बेसी क्या होती है, तो मेरे ख्याल से आपने एक मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान। उसमें क्या होता है, मुन्नी जब हमारी इंडिया में आ जाती है तो सलमान खान उन्हें पहले कहाँ ले जाते हैं, एम्बेसी में, है ना, कि वो जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो उन्हें पहुंचा देगी। वैसे हर एक कंट्री में क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसी होती है, जो कि जो कि मान लो अगर इंडिया में अगर पाकिस्तान एम्बेसी है तो वो इंश्योर करेगी कि इंडिया में जो पाकिस्तानी पीपल रह रहे हैं या टूरिज्म बन के आए हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, या फिर कल को कुछ भी उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, उनका पासपोर्ट गुम हो जाता है, या फिर किसी भी केस में वो फंस जाते हैं, तो वो उनकी हेल्प करने का ट्राई करेगी। वैसे ही जैसे अभी रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ था, तो हमारी रशिया में जो भी इंडियन पीपल फंसे हुए थे उनको वहां से निकालकर इंडिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी, वहां की एम्बेसी की। वहां की मतलब जो हमारी एम्बेसी वहां रह रही है उनकी। तो ये अलग अलग कंट्रीज में एम्बेसीज होती हैं जो हमारे नेशन के लिए काम करती हैं। तो अमेरिकन एम्बेसीज इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, नो। अगर अमेरिका की एम्बेसी है तो वो अमेरिका का पार्ट हो, भले ही वो इंडिया में है, तो इंडिया के अंदर है, लेकिन वो अमेरिकन एम्बेसी है ना, तो वो किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, अमेरिका की, हमारी नहीं है। तो ना ही फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और ना ही सेकेंड, तो बोथ आर फॉल्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। Again, statement 1 says money is a commodity which is generally accepted as a medium of exchange. मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, परचेज एंड सेल, और परचेज एंड सेल करने के लिए ये बिचौलिए मतलब मीडियम की तरह काम करती है। तो कोई सामान खरीदना हो तो बदले में पैसा दिया जा सकता है, कोई सामान बेचना हो तो बदले में पैसा ही मिलेगा। तो ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करते हैं। जनरली एक्सेप्टेड मतलब जनरली इसी के बेसिस पर ही सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो कोई इसे मना नहीं करता। इसके अलावा जनरल मतलब ऐसा नहीं कि ओनली एक्सेप्टेड मीडियम है, ओनली एक्सेप्टेड मीडियम नहीं है। इसके अलावा कई बार अगर मेरे पास पैसे नहीं हो, मैं गोल्ड गिरवी रख दूं और उससे कोई सामान खरीद लूं, तो ये भी पॉसिबल है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बार्टर कर दूं कि मेरे पास ये अच्छी चीज है तो आप मुझे इसके बदले ये दे दो, तो ऐसे भी एक्सचेंज हो सकता है। पर जनरली एक्सेप्टेड मतलब मोस्टली 90% ऑफ सारे ट्रांजेक्शन मनी के थ्रू ही होते हैं, दैट इज ट्रू। फिर आता है मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स।
नाउ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स ये एक प्रॉब्लम थी जो कि बार्टर सिस्टम में बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी। नाउ इसका मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे से कम्युनिटीज एक्सचेंज करते हैं। तो मेरे पास कोई चीज है मैं आपको दूंगी, आपके पास कोई चीज है वो मैं ले लूंगी। इसमें डबल कॉन्सिडेंस कहाँ से आता है, इसमें अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए तो सबसे पहले मुझे किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होता है जिसके पास एग्जैक्टली वही चीज हो जो मुझे चाहिए, बट एट द सेम टाइम मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए जो उसे चाहिए। ओके, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक शर्ट चाहिए, आपके पास मुझे वही शर्ट मिल गई, तो आप मुझे ऐसी फ्री में थोड़ी दोगे, मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए जो आपको चाहिए। तो एट द सेम टाइम ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसके पास वही चीज मिल जाए जो आपको चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपके पास भी वही चीज हो जो उसे चाहिए, इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये बार्टर सिस्टम में हमें फेस करनी पड़ती थी, पर जब से ये मनी आई है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ओके, तो बोथ आर ट्रू, सी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सपोज इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 500 करोड़। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो तब भी जिंदा रहने के लिए बेसिक कुछ कंजम्पशन करना पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी में वो कितना है 500 करोड़। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.8, द सेविंग फंक्शन फॉर द इकोनॉमी विल बी। इससे पहले हम कंजम्पशन फंक्शन अगर बनाए तो अभी देखा था C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। तो सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 500, और बी वाई, बी में क्या आता है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना है ये 0.8, और y की वैल्यू गिवन नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 0.8 y, ये c फंक्शन है, पर वो क्या बोल रहा है s फंक्शन बताओ। ना s फंक्शन अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो s क्या हो जाता है, c की जगह आ जाएगा माइनस सी बार। क्यों, क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं कमा रहा है लेकिन फिर भी वो खर्चा कर रहा है 500 का, तो उसने ये 500 कहाँ से लाया होगा, तो इसने अपनी सेविंग से निकाला होगा, तो सेविंग्स क्या हो जाएंगी -500, प्लस b की जगह हो जाएगा 1 माइनस बी वाई। नाउ b का मतलब क्या था MPC, तो 1 माइनस बी हो जाएगा MPS। इसका मतलब अगर किसी इंसान की MPC 0.8 थी, मतलब वो 80% खर्च कर रहा था, तो सेव कितना कर रहा होगा 1 माइनस बी 0.8 2, 20% अगर सेव कर रहा होगा। अगर किसी पर्सन का जो कंजम्पशन है वो 60% है, मतलब MPC अगर 0.6 है तो सेविंग कितना कर रहा होगा 40%, 0.4। वैसे ही अगर किसी पर्सन का MPC 0.3 है तो सेविंग कितना होगा 0.7। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस बी क्या हो जाएगा MPS और y। तो इससे अगर हमें सेविंग फंक्शन निकालना हो सेम, तो सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना था 500, तो ये हो जाएगा -500। अगर यहाँ पे जो बी मतलब एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा 0.2, और ये y, तो -500 प्लस 0.2 y। फिर आता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो। तो अगर असर्शन और रीजन दिया हो तो पहले हमें रीड करना होता है रीजन। ओके, नाउ रीजन क्या दिया हुआ है, एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर जीरो। ट्रू, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हम जितना कमा रहे हैं उतना पूरा का पूरा खर्च कर दे रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसे अलग से समझ, अगर मैंने यहाँ पे महीने का 40,000 रुपए कमाया है और मैंने पूरा का पूरा 40,000 रुपए खर्च कर दिया, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमारा इनकम का कब होता है, ये हमारा कंजम्पशन का कब होता है। इनकम जीरो से स्टार्ट होती है फिर बढ़ती है, कंजम्पशन कभी जीरो होता ही नहीं है, तो पहले थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर क्रॉस करता हुआ जाएगा। जहां पे दोनों आपस में मीट कर रहे हैं इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो जहां पे हमने जितना कमाया पूरा का पूरा खर्च कर दिया, मतलब सेविंग्स कितनी रही होंगी जीरो। ट्रू, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी यूनिटी। तो हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, बढ़ी हुई इनकम में से आपने कितना एक्स्ट्रा सेविंग किया, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। कोई भी वैल्यू अगर मार्जिनल है, चाहे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। न 1 से ज्यादा न 0 से कम, 0 से 1 के बीच में ये डिफर करती है। अभी 0 कब होती है, अगर मेरी इनकम मान लो इस बार 10,000 से बढ़ी थी पर मैंने उसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा सेव नहीं किया, मतलब सारा का सारा खर्च कर दिया, सेविंग कुछ भी नहीं की, तो ये क्या हो जाएगा एमपीएस इज 0। अगर मेरी इस बार जो इनकम 10,000 बढ़ी थी, मैंने पूरी की पूरी 10,000 खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना हुआ 0,
और मैंने अगर इसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया, पूरा का पूरा मैंने बचा कर रखा, तो 10,000 मैंने बचा के रखा, तो मेरा एमपीएस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मैं से ज्यादा सेव करूं या बिल्कुल नेगेटिव में सेव करूं, पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। हर एक मार्जिनल का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो आर भी सही था, ए भी सही है, पर इस दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Then next, question number 9. Identify the incorrect statement with reference to the cash reserve ratio. Now, cash reserve ratio is the rate of total deposit to be kept by the RBI. तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी अगर कमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, इसके पास जितने अमाउंट का भी डिपॉजिट आता है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, तो इसे एक फिक्स्ड परसेंटेज से 10% आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सीआरआर 10% है, तो 10,000 का 10%, 1,000 उसे आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा। आरबीआई इसका क्या करेगी? अच्छा, ये रेट कौन डिसाइड करता है? रेट भी आरबीआई डिसाइड करती है, और ये शेयर रखता भी कौन है? आरबीआई अपने पास रखता है, ताकि इन फ्यूचर किसी भी कमर्शियल बैंक को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आरबीआई उसकी हेल्प कर सके। साथ ही में वो इस रेट का यूज करती है टू कंट्रोल द क्रेडिट। नाउ जब उसे लगता है कि मार्केट में लोन का अमाउंट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो वो इस रेट को बढ़ा देती है, ताकि जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखवाएंगे तो उसके खुद के पास कम पैसा बचेगा, लोन कम हो जाएगा। जब उन्हें लगता है कि मार्केट में लोन की जरूरत है, लोन बहुत कम चल रहा है, तो वो इस रेट को डिक्रीज कर देती है। तो इस रेट का वो यूज करती है टू कंट्रोल द क्रेडिट, मतलब लोन को कंट्रोल करने का भी काम करती है। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो इट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट लायबिलिटीज दैट एवरी बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। तो ये एक सर्टेन परसेंटेज है डिपॉजिट का। कौन से डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जिसमें से हम पैसा कभी भी ऑन डिमांड निकाल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है ये हमारी जो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होता है, जिसमें से हम पैसा सिर्फ एक फिक्स टाइम कंप्लीट होने के बाद ही निकाल सकते हैं। तो ये दोनों का एक फिक्स परसेंटेज होता है जो हर एक बैंक को, कमर्शियल बैंक, हर एक बैंक को सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई में रखवाना होता है। ट्रू। इस रेट को डिसाइड भी करती है कौन? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। ट्रू। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कमर्शियल बैंक्स। फॉल्स। ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ये बाइंडिंग होता है, हर एक कमर्शियल बैंक को ये करना जरूरी है। किसी के लिए ऑप्शन नहीं है कि मन किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, ऐसा नहीं है, करना ही पड़ेगा। और फिर आता है ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट। अभी देखा, ये लोन को भी कंट्रोल करने का ट्राई करती है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी विल बिकम इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग असर्शंस एंड रीजन। पहले क्या रीड करना होता है? रीजन। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मे और मे नॉट बी द सेम एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट। अब इसके लिए हमें पहले दो चीजें देखनी पड़ेंगी, एक तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो पहले आते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे या तो एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या फिर सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो जहां पर सारे कंज्यूमर मिलकर जितना डिमांड कर रहे हैं, एग्जैक्टली सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर उतना ही सामान बेचना चाहते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम होगा। या फिर सारे कंज्यूमर जितना सेव कर रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी इक्विलिब्रियम है। तो या तो एडी शुड बी इक्वल टू एएस या तो सेविंग शुड बी इक्वल टू आई। नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो सिचुएशन जहां पे एडी और एएस तो आपस में इक्वल है ही, या फिर एस और आई तो आपस में इक्वल है ही, अलोंग विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब कंट्री के पास जितने रिसोर्सेज थे वो सबको यूज करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल हम सप्लाई कर सकते थे 100 करोड़ का। अभी मार्केट में डिमांड भी अगर 100 करोड़ की है, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मान लीजिए अगर हम पूरी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करके सप्लाई कर सकते थे 100 करोड़ का, लेकिन डिमांड 100 करोड़ थी नहीं, डिमांड कितनी थी? 80 करोड़ की थी। तो अगर डिमांड ही 80 करोड़ की है, तो हम बिना मतलब का 100 करोड़ का सामान क्यों बनाएंगे? हम भी कितना बनाएंगे? 80 करोड़ का बनाएंगे। तो यहाँ पे एडी और एएस तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम तो आ जाएगा, बट फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज को यूज नहीं किया है। सारे लेबर्स को काम पे लगाने के बाद 100 करोड़ बन सकता था, पर 100 करोड़ की तो डिमांड ही नहीं थी ना। जब डिमांड ही कम थी तो हम उतना सामान बनाएंगे ही नहीं, तो हम कुछ लेबर्स को काम से निकाल देंगे और हम सिर्फ 80 करोड़ का सामान ही बनाएंगे, जिससे इक्विलिब्रियम तो आएगा पर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हो पाएगी। अब आते हैं वापस, यहाँ पर क्या बोला गया था
कि इक्विलिब्रियम पे इनकम में और मे नॉट बी सेम एज द फुल एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो इट मे और मे नॉट ट्रू। ओके, फिर हम बात करते हैं द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड व्हेन एक्स आंटे स्पेंडिंग एंड एक्स आंटे आउटपुट आर इक्वल। एक्स आंटे स्पेंडिंग मतलब जितना आप डिमांड कर रहे हो, एक्स आंटे का मतलब है जो आप करना चाहते हो, एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती है। तो वो डिमांड जो सारे कंज्यूमर मिलकर करना चाहते हैं, या फिर सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर जो सप्लाई करना चाहते हैं, एक्चुअल में अभी कर नहीं रहे, ये चाहने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम जो इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हैं वो एक्स आंटे अप्रोच ही होती है। तो सारे कंज्यूमर मिलकर जितना स्पेंड करना चाहते हैं, मतलब जितनी उनकी एग्री की डिमांड है उतना ही एक्स आंटे आउटपुट है, मतलब उतना ही सप्लाई है, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और इक्विलिब्रियम पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिर्फ उसी पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एडी और एएस आपस में इक्वल हो। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर अंडरटेकन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विथ वैलिड एक्सप्लेनेशन। इसके लिए हमें दो गुड्स के बीच में डिफरेंस देखना होगा, पहला ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस का मतलब होता है ये कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के साथ किए जाते हैं। चलो हम डायरेक्टली इस पे अगर जंप नहीं करें तो नॉर्मली समझिए, बीओपी में क्या आते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स जो कि हमारी कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करती है। तो इंडिया अगर चाइना से सामान खरीद रही है, पाकिस्तान को बेच रही है, यूएसए से बोरोइंग ली हुई है, और जापान को उसने बोरोइंग दी हुई है, तो जो भी लेन देन हुआ है ये सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होती हैं। ना पूरा साल हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोनॉमस आइटम। तो हमने चीजें खरीदी, चीजें बेची, उधारी ली, इन्वेस्टमेंट की, बैंक में डिपॉजिट हमने उनके किया, उन्होंने हमारे बैंक में पैसा रखवाया, सब कुछ, तो ये सब क्या थे, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। एट द एंड जब हम इसका टोटल करते हैं तो या तो हमारा बीओपी सरप्लस में आता है या तो बीओपी डेफिसिट में आता है। तो अगर हमने पूरे साल ज्यादा पैसा कमाया है, खर्चा कम किया है, दैट मीन्स रिसीट ज्यादा हुई है, एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो हम कहेंगे बीओपी सरप्लस में है। तो इसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा डॉलर्स हमने रिसीव किए होंगे, हम उसको एक्स्ट्रा अगर अपने पास रखेंगे तो बिना मतलब उन करेंसी की डिमांड बढ़ती जाएगी, तो रेट बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो जब भी जरूरत से ज्यादा हमारे पास डॉलर इकट्ठा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसे कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे। वही मान लीजिए पूरा साल ट्रांजेक्शन करने के बाद बीओपी डेफिसिट में चला गया। डेफिसिट में कब जाता, जब हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं और कमाइयां बिल्कुल इस बार हुई ही नहीं है, तो बीओपी किस में जाएगा, डेफिसिट में। तो मान लीजिए अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास डॉलर कम हो जाएंगे, क्योंकि सारे हमने खर्च कर दिए, कमाई तो हुई नहीं। तो अब डॉलर्स हमें कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, तो हम क्या लेंगे, उधारी लेंगे, बोरोइंग्स लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा साल जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं जिसकी वजह से सरप्लस या डेफिसिट होता है, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। लेकिन बाद में इस डेफिसिट या फिर सरप्लस को करेक्ट करने के लिए हम जो बोरोइंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसे कहते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो पूरा साल हमने जो सामान खरीदा, बेचा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, ये किसके लिए किया था, प्रॉफिट के लिए किया था। यहाँ पर इन आइटम्स की वजह से या तो बीओपी सरप्लस में जाता है या तो डेफिसिट में जाता है। इसमें गुड्स भी, इसमें आपके गुड्स और सर्विसेज सारे इंक्लूड होते हैं, तो इट मे इन्वॉल्व मूवमेंट इट मे इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें गुड्स भी शामिल होते हैं, तो चीजों एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन में आएगा। फिर बात करते हैं, दे आर क्लासिफाइड एज अबव द लाइन आइटम्स। अबव द लाइन आइटम्स मतलब ये पूरे देश के लिए फ्री होते हैं, ये दिखते हैं, विजिबल होते हैं। तो मैं कुछ सामान मंगवा रही हूँ एज ए इंडिविजुअल, मैं कुछ सामान बेच रही हूँ, तो ये सारा ही बीओपी में शामिल होता है और ये विजिबल चीजें होती है, इसलिए हम कहते हैं अबव द लाइन आइटम्स। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं, जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं किए जाते हैं, ये बस बीओपी को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं, तो इसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। क्यों किए जाते हैं, टू करेक्ट द बीओपी इम्बैलेंस। तो ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से जो सरप्लस या डेफिसिट हुआ था उसे दोबारा से बैलेंस करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद उसमें कोई गुड्स का लेन देन हो रहा था, इसमें कोई गुड्स का लेन देन नहीं होता है। या तो अगर हमारे पास सरप्लस आ गया तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, डेफिसिट हो गया तो पैसा उधार लेंगे, तो पैसों का लेन देन होता है, गुड्स का कोई लेन देन यहाँ पे नहीं होता है। उससे कहते थे अबव द लाइन, इसे कहेंगे बिलो द लाइन आइटम्स, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ है कि सरप्लस या डेफिसिट है तो ये पैसा इसे करेक्ट कौन करता है, आरबीआई। तो इसमें हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इवन हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ।
सरप्लस हुआ, डेफिसिट हुआ, कैसा हुआ, तो ये आरबीआई खुद अपने आप से उसे एडजस्ट कर लेता है, इसलिए इसे कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। अभी वापस आते हैं, क्या कहा था कि अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर अंडरटेकन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ट्रू। तो आप इसे बताओगे, आप इसे एक्सप्लेन करोगे कि ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं किए जाते हैं, स्टेबिलिटी से किए जाते हैं। तो ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से जो भी सरप्लस या डेफिसिट हुआ था, ये उसे करेक्ट करता है, वापस से बैलेंस को स्टेबलाइज करेगा। इसे क्या कहते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स, जिसमें कोई भी गुड्स का ट्रेड नहीं किया जाता। और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, सिर्फ आरबीआई या फिर गवर्नमेंट वाली पार्टी इन्वॉल्व होती है। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज या फिर रिटेल ट्रेडर्स इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ अ नेशन, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट। जब भी अपनी करेंसी का आप डेप्रिसिएशन करते हो तो उससे हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। सही बात है कि गलत बात है? तो ये सही बात है, इसको हम देखेंगे, चलो ऐसे देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मेरी करेंसी में एक डॉलर में चल रहा है 50 रुपए ना, अपनी करेंसी के डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अपनी वैल्यू को गिरा देना, और अपनी वैल्यू को गिराने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बढ़ जाएगा तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर $1 में 50 था और अब $1 में 70 है, तो इसका मतलब हमारी करेंसी का क्या हो चुका है, डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स पहले जब मैं 50 रुपए देती थी तब जाके मुझे $1 का सामान मिलता था, लेकिन अब उसी $1 के सामान के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, 70 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो जब पहले 50 रुपए में काम हो जा रहा था, अभी उतनी चीज के लिए मुझे 70 रुपए देना पड़ रहा है। दैट मीन्स मेरी वैल्यू या मेरी करेंसी की वैल्यू मार्केट में गिर चुकी है ना। इससे मेरे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना। हाउ? पहले जब भी कोई फॉरेनर हमारे यहाँ से कोई सामान खरीदता था तो उसे $1 देने पड़ते थे, तब जाकर उसे 50 रुपए का सामान मिलता था। लेकिन अब वो अगर वही $1 खर्च करे तो उसे कितने का सामान मिलेगा, 70 रुपए का सामान मिलेगा। तो पहले $1 में उसे 50 का सामान मिल रहा था, लेकिन अब $1 में उसे 70 रुपए का सामान मिलेगा। दैट मीन्स उसके लिए हमारी कंट्री से परचेज करना ज्यादा चीप पड़ेगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। तो हमारे एक्सपोर्ट इस केस में बढ़ते जाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ट्रू। इसे पूरे मैकेनिज्म को आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो estimate the value of gross national product, that is GNP at FC। इन सारे आइटम्स को देखकर अगर आपने एक बार भी ये पढ़ा हुआ है तो आपको पता लग रहा होगा ये कौन से मेथड से सॉल्व होने वाला है, इनकम मेथड से। ना इनकम मेथड का हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो निकलता क्या है, पहले तो एनडीपी एट एफसी निकलता है। कुल मिला के 3 तरह की मेथड्स होती हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आप प्रोडक्शन या एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हो नेशनल इनकम तो एट लास्ट आपको इसमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। उसके बाद आपको जो भी निकालना उसमें आप इसको कन्वर्ट करोगे। लेकिन जब आप नेशनल इनकम से कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है एनडीपी एट एफसी। फिर क्वेश्चन में जो भी निकालने के लिए बोला गया है उसमें आप इसे कन्वर्ट करोगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, इसमें 3 चीजें ऐड होती हैं। पहला कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम। दैट्स इट। नाउ कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉइज को आपने क्या क्या दिया है वो सब इसमें शामिल होगा। तो आप उन्हें क्या क्या देते हो, वेजेस और सैलरीज इन कैश, वेजेस इन सैलरीज इन काइंड्स। दैट मीन्स कई जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे काम करते हैं हर महीने आप उनको कैश में सैलरी देते हो, और इसके अलावा कई बार आप उनके घर का रेंट देते हो या फिर उनके पेट्रोल, जो अगर आपने उनको कार वगैरह दी हुई है उसका पेट्रोल के एक्सपेंसेस आप देते हो, या फिर आपने कोई फॉरेन टूर स्पॉन्सर कर दिया या कुछ भी ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स, चीजों में उनको पेमेंट करना। फिर आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई वर्कर किसी या कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है तो मान लो उसकी सैलरी होनी चाहिए 50,000 रुपए, तो उसे पूरे 50,000 रुपए सैलरी नहीं दी जाती है, इसमें से उसका ईपीएफ कटता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें से उसका कटा 5,000 रुपए, वैसे 12% होता है कुल मिला के, 6% का, तो उसमें 12% कुल मिला के होता है। तो यहाँ पे मान लो उसका 5,000 रुपए कटा और इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से मिलाता है, और ये हर महीने वो अलग करता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा। नाउ द मोमेंट जो उसका एम्प्लॉय है वो उस कंपनी को छोड़ के निकलेगा तब ये सारा पैसा उसे एक साथ लमसम में दे दिया जाता है। ओके, तो इसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम शामिल करते हैं। तो एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से जो पैसा इस फंड में मिलाया हुआ है, ईपीएफ में मिलाया हुआ है,
इसे कहते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नाउ ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है, पर अगर यहाँ पे दिया होगा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन तो वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी उसकी वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूडेड है। फिर हम बात करते हैं पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जब वो एम्प्लॉय रिटायर होगा तो कंपनी उसको अपने बिहाफ अपने तरफ से कुछ पेंशन भी देगी। तो ये चारों चीजें मिलकर हो जाती है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। या तो कंपनसेशन गिवन हो तो और भी कुछ अलग चीज प्लस करने की जरूरत नहीं है, पर अगर ये गिवन नहीं है तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये चार चीजें आप ऐड करोगे तो कंपनसेशन निकलेगा। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में वैसे तीन चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, RIP, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बट प्रॉफिट के अगेन तीन पार्ट्स होते हैं, तो प्रॉफिट अगर गिवन है तो आप बस ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आप ऐड करोगे। पर प्रॉफिट गिवन नहीं हो तो प्रॉफिट निकलेगा इन तीन चीजों को ऐड करने के बाद। नाउ ये तीन चीजें कैसे होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कंपनी ने पूरे साल भर में 50 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था, तो ये प्रॉफिट में से सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देकर आते हैं टैक्स। तो ना आप मान लो 50 लाख में से 5 लाख का हमने टैक्स दे दिया, कितना बचा? 45 लाख रुपीज। ना 45 लाख में से उसके बाद क्या होगा, मैम डिविडेंड बांटते हैं। तो कुछ शेयर होल्डर्स ने जिसने हमारी कंपनी पैसा लगाया था उन्हें कुछ इसमें से डिविडेंड मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 35 लाख रुपीज उनको डिविडेंड दे दिया, बचा कितना? 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए कंपनी अपने पास रखती है ताकि फ्यूचर में कभी कोई नुकसान हो जाए, कोई रिस्क की सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम पे हमारे पास पैसा होना चाहिए। इसे हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। तो पहले टैक्स दिया, फिर कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे कहते हैं डिविडेंड। फिर कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पास रखा, जिसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग। तो इन तीन चीजों को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट। और फिर आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है वो सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि आपने मार्केट से हायर नहीं किए थे, अपने खुद के लगाए थे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी और की जमीन पे काम नहीं किया है तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा, खुद की जमीन पे काम किया है। लेकिन क्या मेरी जमीन की वैल्यू नहीं है? वैल्यू तो है ना, भले मैं किसी और को पे नहीं कर रही हूँ, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? मिक्स्ड इनकम। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑन्टरप्रेन्योरशिप किसी और का हायर नहीं किया था, मैंने अपना दिमाग लगाया और सारी चीजें मैंने खुद ऑर्गेनाइज की थी, तो प्रॉफिट मुझे किसी और के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या मेरे दिमाग की वैल्यू नहीं थी, बिजनेस आइडियाज की वैल्यू तो थी। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट ओन्ड प्रॉफिट हो जाएगा, इसे हम कहेंगे मिक्स्ड इनकम। देन लैंड, वही, और कैपिटल। अगर मैंने कोई बैंक से लोन नहीं लिया था, मैंने सारा पैसा खुद का लगाया था, तो अब इंटरेस्ट मुझे किसी और को पे नहीं करना पड़ेगा, पर मेरे पैसों की वैल्यू तो थी, तो उसकी इंटरेस्ट भले मैं किसी और को पे नहीं कर रही हूँ, पर उसका इंटरेस्ट अमाउंट मैं ऐड करूंगी, जिसे मैं कहूंगी मिक्स्ड इनकम। सेम लेबर, मार्केट से लेबर हायर करूंगी तो वेजेस सैलरीज उन्हें देनी पड़ेगी, पर वही मार्केट से लेबर हायर नहीं किया, मैंने खुद ही सारी मेहनत करी, तो अब भले ही मुझे किसी और को वेजेस देने नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू तो है, मेरी मेहनत की तो वैल्यू है। तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा एक्स द मिक्स्ड इनकम। ओके, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में। एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें गिवन है, हमें पता है कि हमें क्या ऐड करना है। एक तो इस मेथड से निकलता क्या है, NDP एट FC। ऐड करनी है तीन चीजें, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, देन मिक्स्ड इनकम। ना कंपनसेशन क्या क्वेश्चन में गिवन है अलग से? तो अलग से गिवन नहीं है, पर हमें पता है कि तीन चीजें, चार चीजों को ऐड करें तो निकलता है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स, देन पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इन चारों में से सिर्फ एक ही चीज गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज, तो कंपनसेशन में सिर्फ 2000 ही आएगा। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें तीन चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो रेंट और इंटरेस्ट गिवन है 700 रुपए। प्रॉफिट अलग से गिवन नहीं है, पर अगर प्रॉफिट अलग से गिवन नहीं हो तो कैसे निकालते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, देन आपका ये डिविडेंड, देन रिटेन्ड अर्निंग। तो कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 500 रुपए। देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग 300 रुपए, और जो आपने डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया वो 150 रुपए। इन चारों को अगर आप ऐड करो तो क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो 700 और ये 1000, 1000 और ये 1500, 1500 और ये 1650 रुपए। ओके, फिर आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम यहाँ पे क्वेश्चन में अलग से कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो मिक्स्ड इनकम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो कुल मिला के NDP एट FC कितना निकलेगा? 3650। ये क्या है? NDP एट FC। ना क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोला था? GNP,
GNP@FC। तो ये वैल्यू आप एज इट इज लेंगे 63650। अब कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास n है, n से कहाँ जाना है, ग्रॉस में। नेट वैल्यू छोटी होती है, ग्रॉस वैल्यू बड़ी होती है। नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रीसिएशन। तो नेट से ग्रॉस में जाना है तो ऐड करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, ग्रॉस से नेट में आते हैं तो माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। नाउ डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में से नहीं दिया, पर एक टर्म दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब ही क्या होता है, डेप्रीसिएशन। इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल आपका कोई भी फिक्स्ड एसेट, कंजम्पशन मतलब उसकी वैल्यू गिर जाए, तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिर जाएगी तो क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन। कितना प्लस करना है, 200। फिर डी, डोमेस्टिक हमारे पास गिवन है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री की चार दीवारी के अंदर जो कोई प्रोडक्शन हुआ। नेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर भी हमारे रेसिडेंट रह रहे थे, सबने मिलकर जितना प्रोडक्शन किया। तो और डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एच, और क्या ऐड करेंगे, NFIA। नाउ NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसकी वैल्यू गिवन है -50। यहाँ पे वैसे प्लस होना चाहिए पर गिवन ही कितना है, -50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 63650 में से 50 जाएगा तो 3600 प्लस 200 3800 विल बी द GNP@FC। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक सेकेंड, for a hypothetical economy, assume the government increased an infrastructure investment by 10,000 crores। जैसे ही वो कहे कि इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है, ना इन्वेस्टमेंट का पूरा रिलेशन एक ही कॉन्सेप्ट के साथ होता है और वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं विद द लेटर स्मॉल के। जैसे ही आपको दिखे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, तुरंत आ जाइए, इसमें कुछ ना कुछ लोचा होगा, कुछ ना कुछ ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आप पहले लिख लो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। हालांकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का 3 फॉर्मूलाज होते हैं, 1/MPS, 1/1 - MPC और चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। पर यहाँ पे उसने क्लियरली क्या बोला, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन आई वाला, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब होता है कि जब भी आपकी इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसकी वजह से इनकम बढ़ती है और कई गुना ज्यादा बढ़ती है। तो अगर आपने अपनी इकोनॉमी में 500 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपकी इनकम 5000 हो जाएगी, ज्यादा बढ़ेगी। अपनी दुकान में अगर आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो पॉसिबल है कि आपको उससे ज्यादा 20,000 25,000 के रिटर्न मिलेंगे। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकम बढ़ती है। कितने गुना बढ़ेगी उसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर। तो 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 5000 का इनकम मिला, तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कितनी बड़ी है, 10,000 करोड़ रुपए बड़ी है। ओके, 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड इन एन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है कि 80% एडिशनल इनकम कंज्यूम की जाती है। बढ़ी हुई इनकम का जितना पोर्शन हम खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं एमपीसी। एमपीसी का मतलब ये क्या होता है, बढ़ी हुई इनकम में से कितना हमने खर्च किया। वो बता रहा है कि बढ़ी हुई इनकम में से 80% खर्च किया। अभी हमने देखा था के का एक फॉर्मूला ये होता है, के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 - MPC। ठीक है, अभी यहाँ पे उसने बोला है कि एमपीसी कितना है, 0 पॉइंट नहीं, एमपीसी कितना है, 80%। और 80% का मतलब है 80/100 और 80/100 का मतलब है 0.8। तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 1 - 0.8। दैट मीन्स 1/1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2। नाउ पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स। नाउ के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5 टाइम्स। इसे पहले वाले फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो k इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन आई था। पहले वाले फॉर्मूला पुट करें तो k क्या हो जाएगा, 5, चेंज इन y पता नहीं, और चेंज इन आई क्वेश्चन में गिवन है कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी, 10,000 करोड़ से। दैट मीन्स चेंज इन y कितना हो जाएगा, चेंज इन y निकालने के लिए ये जो डिनोमीटर में है यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 10,000 इंटू 5 50,000 रुपए। अब देखो उसने क्या बोला है, इंक्रीज इन इनकम निकालने के लिए, और इंक्रीज इन इनकम हम निकाल चुके हैं, कितना है वो, 50,000 रुपए। ओके, चेंज इन वाई इज 50,000। और उसने बोला है कि आपको बताना है इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, मतलब चेंज इन सी निकालना है।
तो चेंज इन सी कौन से फॉर्मूले में आया था, यहाँ पर एमपीसी के फॉर्मूले में आता है, और एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। नाउ एमपीसी कितना था 0.8, दैट मीन्स आप 80% खर्च करते हो। तो नॉर्मली फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको दिख रहा है कि आप 80% खर्च करते हो और इनकम कितने से बढ़ी है 50,000 से, तो 50,000 का 80% आपने खर्च किया होगा, दैट मीन्स 8 5 40, 40,000 आपने खर्च किया होगा। तो चेंज इन वाई इज 50,000, चेंज इन consumption is 40,000. Okay. Okay, so next we will cover question number 14a. If the actual demand for final goods falls short of the actual output of final goods corresponding to the full employment level. इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर सबको रोजगार देने के बाद जितना हम एक्चुअल आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई कर सकते थे, डिमांड उससे कम हो गई है। सो इफ द एक्चुअल डिमांड दैट मीन्स एडी फॉल शॉर्ट ऑफ मतलब कम पड़ गया एक्चुअल आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई से करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अगर सबको रोजगार देने के बाद अगर मैं 100 करोड़ का सामान सप्लाई कर सकती थी, पर डिमांड हो चुकी है उससे कम 80 करोड़ की, तो इसकी वजह से क्या होगा, 20 करोड़ का सामान मेरा ऐसे ही फालतू बच जाएगा जो मैं बेच नहीं पाऊंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, अनइंटेंडेड मतलब अनवांटेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो मेरे पास अनवांटेड स्टॉक जमा हो जाता है जो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पास बचे, लेकिन अब वो बच जाएगा। ओके, तो डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? यस, ऐसा होगा। रीजंस क्या है, क्योंकि आपने कुछ सामान बनाया था वो बिक नहीं पाया, तो कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक जो है वो आपके पास अननेसेसरी बच जाएगा। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस सामान को या तो निकालने के लिए, बेचने के लिए आप उसे कम प्राइसेस में बेचोगे, या तो फ्यूचर का प्रोडक्शन आप कम कर दोगे। तो कुछ भी चीजें आप करो आपको लॉस होने वाला है, लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। Okay, so B, complete the following table. Construct the consumption function at 200 crores level of income. To construct the consumption function. Now, consumption function कैसा दिखता है? C equals to C bar plus B Y. इसमें C bar का मतलब होता है autonomous consumption. इसका मतलब ये है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपने जितना खर्चा किया होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम ये है, जब इनकम जीरो थी तो आपने कंजम्पशन कितना किया था वो तो पता नहीं, पर हमें ये पता है कि आपने सेविंग से 50 रुपए निकाले थे। जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे थे तो आपने सेविंग से कितना निकाला, 50 रुपए। क्यों निकाला होगा, खर्च करने के लिए। मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपने खर्च कितना किया था, 50 रुपए। फिर आता है बी, बी का मतलब होता है एमपीसी, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में अभी गिवन नहीं है, वो आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन वाई की वैल्यू तो गिवन है, वाई कितना बोल रहा है, वो कितना होना चाहिए 200 करोड़। तो आपको निकालना है 200 करोड़ लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कितना होना चाहिए। तो हमें सब कुछ वैल्यूज मिल गई हैं सिवाय बी की। अगर बी पता चल जाए तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो बी निकालने के लिए हमें ये पूरे टेबल को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो आते हैं न्यू पेज पे, ये हमारी टेबल यहाँ पे लिखी हुई है। हमारे पास क्वेश्चन में वैसे कितने कॉलम्स थे, 4 कॉलम्स थे, इनकम, सेविंग्स, एपीसी और एमपीएस। ये कॉलम आपको खुद से बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है सेविंग्स, और जब सेविंग्स गिवन हो तो हमारे पास क्या होना जरूरी है, एपीएस, जबकि यहाँ पे क्या गिवन है, एपीसी। तो पहले आपको एपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एपीएस में, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है, सेविंग्स। अगर कंजम्पशन गिवन होता तो एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम चलता, पर सेविंग गिवन है तो एवरेज प्रोपेसिटी टू सेव निकालना पड़ेगा। दोनों में रिलेशन क्या होता है, एपीसी और एपीएस को अगर ऐड करें तो आना चाहिए 1। दैट मीन्स अगर 60% कंज्यूम किया तो सेव होना चाहिए 40%, अगर 30% कंज्यूम किया तो सेव होना चाहिए 70%। दैट मीन्स अगर 0.3 कंज्यूम किया है तो सेव कितना होना चाहिए, 0.7। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो एपीसी कुछ नहीं था, तो एपीएस भी डैश। नाउ एपीसी फिर है 1, दैट मीन्स जितना आपने बनाया पूरा, जितना आपने कमाया पूरा का पूरा आपने कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग कितना होगा, 0। अगर 100% कंज्यूम कर लिया तो सेव कितना होगा, 0। अगर 3/4 कंज्यूम किया, 3/4 मतलब 3/4, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.75। तो 0.75 अगर कंज्यूम किया तो सेव कितना किया होगा, 0.25। देन 2/3 मतलब 2/3, 0.66। अगर 0.66 कंज्यूम किया तो सेव कितना किया होगा, 0.33। ओके, जैसे ही हमारे पास एपीएस आ गया है
अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, सेविंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सेविंग्स स्टार्टिंग पॉइंट की गिवन है, दैट इज -50। अब हमें निकालनी है इस पॉइंट पर। नाउ इस पॉइंट पर अगर मुझे सेविंग्स निकालनी है और क्या गिवन है, एपीएस, तो फॉर्मूला एपीएस का क्या होता है, एस अपॉन वाई। नाउ एस कितना है इस पॉइंट पर, सेविंग्स पता नहीं, पर वाई कितना है इस पॉइंट पर, 100, और एपीएस कितना है, 0। तो सेविंग शुड बी 0 इक्वल्स टू सेविंग अपॉन 100। तो सेविंग की वैल्यू निकालने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 100 इंटू 0 0। तो सेविंग की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0। फिर इस पॉइंट पर अगर मुझे सेविंग निकालना है तो अगेन मुझे करना पड़ेगा ए पी एस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। यहाँ पे ए पी एस कितना है, 0.25, एस कितना है पता नहीं, पर वाई कितना है 200। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए 200 वहां मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर आएगा 50। ये माइनस नहीं है, ये प्लस है ना, पॉजिटिव फिगर है ये 50। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इस लेवल पर अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो अगेन एपीएस विल बी इक्वल टू एस अपॉन वाई। एपीएस इस पॉइंट पर है 0.33 एपीएस। सेविंग हमें अगेन पता नहीं और इनकम कितनी है 300। तो सेविंग की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समथिंग आएगा 99, राउंड ऑफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 0.33 कंप्लीट नहीं ना, 0.3333 करके आगे बढ़ेगा। तो राउंड ऑफ कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, प्लस पॉजिटिव 100। ओके, अभी तक हम एपीएस की वैल्यूज कंप्लीट कर चुके हैं, सेविंग्स की वैल्यू कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना बाकी है, एमपीएस। अभी एमपीएस भी निकालना नहीं, हमें क्या चाहिए, एमपीसी चाहिए। पर अगर एमपीएस निकल गया तो एमपीसी निकालना आसान हो जाएगा। तो एमपीएस निकालते हैं अब। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इंक्रीज इनकम में से आपने कितना सेव किया है उसे कहते हैं एमपीएस। तो चेंज इन सी अपॉन और चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो स्टार्टिंग पे तो एमपीएस कुछ भी नहीं होगा, यहां से कैलकुलेट होना शुरू होगा। यहाँ पे पहले हमें देखेंगे कि सेविंग्स में चेंज कितना आया। तो पहले सेविंग्स थी -50, अब है 0, मतलब सेविंग्स कितने से बढ़ी है, 50 से। ठीक है, 0 माइनस -50, नीचे में से ऊपर वाले को नंबर को माइनस करना होता है, तो 0 में से माइनस होगा -50, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 50 मतलब 50। इनकम कितने से बढ़ा है, 100 माइनस 0 100, मतलब पहले 0 थी इनकम, अब 100 है। तो एमपीएस कितना हो जाएगा 0.05। फिर अगेन इस लेवल पर अगर आपको निकालना है एमपीएस तो अगेन फॉर्मूला क्या लगेगा, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। यहाँ पर पहले से में कितनी थी 0, अब कितनी है 50, कितने से बढ़ी 50 से। इनकम पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 200, कितना बढ़ा 100 से। अगेन कितना आएगा 0.5। अगेन अगर आपको इस लेवल पे निकालना हो तो 0 चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। सेविंग्स में चेंज कितना आया, पहले 50 था अब 100 है, तो चेंज कितना आएगा 50। इनकम में चेंज पहले 200 था अब 300 है, तो चेंज कितना आएगा 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.5। और वैसे भी अगर एमपीएस आपको एक पता चल गया हो तो एमपीएस एमपीसी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अगर एमपीएस 0.5 है, मतलब 50% आपने अगर कंज्यूम किया या सेव किया, तो एमपीसी भी कितना होगा 50%, मतलब 0.5। वापस आते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो यहाँ पर हमारे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। अब इसको सॉल्व करें तो 50 प्लस 0.5 इंटू 200, तो 50 प्लस 100, दैट मीन्स 150। ओके, बढ़ते हैं आगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडरटेक्स इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजिंग गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट्स बैंक, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक हमारी पब्लिक के लिए करता है, हमारे पैसे एक्सेप्ट करता है एज ए डिपॉजिट, जरूरत पड़ने पे हमें लोन देता है, सेम फंक्शन आपके आरबीआई परफॉर्म करता है फॉर द गवर्नमेंट। तो ये उसका फंक्शन है फॉर द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक जो होता है इज द बैंकर एजेंट एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ बैंकर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो बैंक अकाउंट होता है वो कहाँ ओपन होता है, आरबीआई के पास। तो गवर्नमेंट को अगर कुछ भी पैसा अगर डिपॉजिट करना है तो वो आरबीआई में रखेगी, और इसके अलावा जब भी सरकार को लोन लेने की जरूरत पड़ेगी तो भी आरबीआई से लोन लेंगी। फिर आता है एजेंट।
एजेंट का मतलब होता है कि जो आरबीआई होता है वो सरकार की सिक्योरिटीज परचेज और सेल करने का काम करता है। तो जब सरकार को लोन नहीं चाहिए, सरकार को चाहिए क्योंकि कुछ सिक्योरिटीज हैं, वो मार्केट में बेचकर मुझे पैसा कमाना है, तो सरकार खुद अपनी सिक्योरिटीज नहीं बेच सकते, वो किसके थ्रू बिकवाते हैं? आरबीआई के थ्रू। तो ये सिक्योरिटीज पहले आरबीआई लेता है और आरबीआई फिर से कमर्शियल बैंक को बेचता है, और कमर्शियल बैंक चाहे तो ये किसी और को बेच सकती है। ओके, तो सरकार की सिक्योरिटीज किसके थ्रू बिकती है? आरबीआई के थ्रू। दैट मीन्स वो एजेंट भी है। और फिर आता है एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब है कि हर साल जब बजट पास होता है तो सरकार को कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये उन्हें नहीं पता, वो इतने पढ़े लिखे होते ही नहीं है। तो उन्हें ये सारी एडवाइस कौन देता है? आरबीआई। तो उनकी पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करना, कहाँ कितना पैसा लगाना है, ये सब कुछ डिसाइड करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, ए का आई पार्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स with the help of suitable examples. Now direct tax क्या होता है? एक सेकेंड। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इट इज पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लीगली इम्पोज्ड। ये जिस पर्सन पे लगाया जाता है वही इंसान उसको पे करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम टैक्स मुझ पर लगाया गया है तो मुझे ही जाकर पे करना पड़ेगा, तो इसका बर्डन भी मेरे ऊपर है, इसकी पेमेंट भी मैं ही कर रही हूँ। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स इसे इम्पोज किसी और पर किया जाता है, पर पे कोई और करने जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। जीएसटी सरकार को देने कौन जाता है? शॉपकीपर। लेकिन उसका बर्डन किसने बियर किया है? कस्टमर ने। तो उसका जो जीएसटी हमने पे किया है वो कस्टमर ने पे किया है, पर उसे फाइनल पेमेंट कस्टमर, सरकार को उसकी पेमेंट करने कौन जाएगा? शॉपकीपर। पर बर्डन कौन बियर करेगा या इम्पोज किस पे किया गया है? कस्टमर पे। फिर आता है डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, जबकि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। तो मुझ पे अगर इनकम टैक्स लगाई गई है तो उसका बर्डन मैं किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकती, मुझे ही झेलना पड़ेगा। पर जीएसटी अगर मुझे पे करने के लिए बोला गया है तो ये मैं अपने प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड करके कस्टमर से वसूल कर सकती हूँ, तो इसका बर्डन ट्रांसफर हो सकता है। जनरली डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ेगा। तो अगर आप 8 लाख से या 12 लाख से कम कमा रहे हो तो ये भी चेंज होता रहता है। तो अगर आप 12 लाख से भी कम कमा रहे हो तो आपको उस पर कोई भी टैक्स फॉर एग्जाम्पल नहीं देना। 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो 5%, फिर 20 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो 15%, फिर 30 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो 30%। ये जो रेट है वो बढ़ता जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का ऐसा नहीं होता है, ये रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव का मतलब है कि हर पर्सन के लिए सेम होता है, चाहे रईस हो चाहे गरीब हो। तो अगर मैं पिज्जा ले रही हूँ और पिज्जा में मुझे फॉर एग्जाम्पल X% जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो चाहे मैं कर रही हूँ तो भी मुझे इतना ही करना पड़ेगा, अंबानी जी अगर खरीदने चाहेंगे तो उनको भी इतना ही पे करना पड़ेगा। फिर आता है एग्जाम्पल इनकम टैक्स एंड एग्जाम्पल जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। ये वही इंसान पे करेगा जिसपे इम्पोज किया गया था, इससे पे कोई और करेगा, इम्पोज किसी और पे किया गया है। प्रोग्रेसिव है मतलब इनकम के साथ बढ़ता है, रिग्रेसिव है इनकम के साथ नहीं बढ़ता। एग्जाम्पल इनकम टैक्स एंड जीएसटी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो हमारे गवर्नमेंट बजट होती है उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हमारे कंट्री में काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, रिचर सेक्शन, और कुछ ऐसे सेक्शन भी है जो बिल्कुल नहीं कमाते हैं, बिल्कुल गरीब सेक्शन है। तो अमीर लोगों से पैसा लेकर गरीबों में बांटना, इट इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो सरकार अपनी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू ट्राई करती है कि जो इनकम इनक्वालिटी है उसे रिड्यूस किया जाए। तो जो रिच हैं, जो बहुत ज्यादा रिच है और बहुत गरीब है, इनके बीच में जो दूरियां हैं, जो इनक्वालिटीज हैं, उन्हें रिड्यूस करने का ट्राई करती है। हाउ? रिचर सेक्शन पे टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, तो जो रिच ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा, और फिर उन्हीं टैक्स का यूज करते हुए पुअर सेक्शन को सब्सिडीज दी जाएंगी। तो रिचर से पैसा लेकर गरीबों में दिया जाएगा, इससे क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिर नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 16th का बी। इसमें आपको निकालना है इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी, टैक्स रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन टैक्स रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है। आपको निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। ना रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीट से, मतलब आपके खर्चे ज्यादा हो जाए डेली रूटीन खर्चे, और रेवेन्यू रिसीट कमाई कम हो जाए, तो क्या निकलता है? रेवेन्यू डेफिसिट।
तो ये निकालते कैसे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिसीट को माइनस कर दोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट निकलेगा। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन है कितना, 3700। नाउ रेवेन्यू रिसीट दो तरह की होती हैं, एक आपकी टैक्स रिसीट, दूसरी आपकी नॉन टैक्स रिसीट। ये रोजमर्रा की सरकार की इनकम है, रोज उनको कुछ टैक्स का पैसा मिलता है और कुछ नॉन टैक्स, जैसे कि किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो उस पर फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगी, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसकी फीस पे करनी पड़ेगी, या फिर ऐसे कई सारे तरह की फीस, फाइन्स, प्रॉफिट वगैरह भी सरकार को होता है। तो यहाँ पे टैक्स रिसीट कितनी है, 1200, और नॉन टैक्स रिसीट कितनी है, 2000। तो टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट को मिला दें तो कितना हो जाएगा, 3200 रुपए, और ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट माइनस कर दो तो जो बचता है ये क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट विल बी 500 करोड़। फिर हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को छोड़कर सारे खर्चे में से सारी रिसीट को माइनस कर दो तो निकलता है फिस्कल डेफिसिट। ना टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है क्या, तो टोटल तो नहीं पता है पर रेवेन्यू और कैपिटल गिवन है। कुल मिला के खर्चे दो ही तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू और कैपिटल को अगर आप ऐड करो तो कितना निकलेगा, 4200। तो रेवेन्यू 37 है और कैपिटल 500 है, दोनों को ऐड करोगे कितना निकलेगा, 4200। इसमें से माइनस करना है टोटल रिसीट। नाउ टोटल रिसीट का तो पता नहीं, पर हमें पता है कि टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट मिलाकर कितना हो रहा था, 3200। इसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन, हमने किसी को कुछ लोन का पैसा दिया हुआ था जो हमें वापस मिल गया। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कुछ एसेट वगैरह बेचकर भी पैसा कमाया है। इंटरेस्ट पेमेंट ये खर्चा होता है और ये खर्चा ऑलरेडी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। खर्चे दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। अगर ये दोनों हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी तो दोबारा कोई भी और खर्चा ऐड नहीं करना है। तो रिसीट में क्या आ जाएगा, टैक्स और नॉन टैक्स कितना था, 3200। इसके अलावा आपने लोन रिकवर किया 145 का। इसके अलावा 120 का आपने शेयर्स वगैरह या कुछ कंपनीज वगैरह बेच दी, तो ये कितना हो जाएगा, 5, 6, देन ये 4 एंड ये 3, तो 3465, 3465 माइनस कर दें तो ये कितना निकलेगा, 5, 3, देन ये 7, खत्म। तो 735 करोड़ का आपका हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन। ना पब्लिक प्रोविजन और पब्लिक प्रोडक्शन में फर्क क्या होता है, पब्लिक प्रोडक्शन का मतलब होता है जब सरकार अपनी इंडस्ट्रीज में या अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर रही होती हैं फिनिश गुड में, तो हम क्या कहेंगे, ये सामान किसने बनाया है, पब्लिक इंटरप्राइजेस ने, तो ये क्या होगा, पब्लिक प्रोडक्शन। जबकि पब्लिक प्रोविजन का मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि सरकार बनाती है फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक गुड्स बनाने को हम कहते हैं पब्लिक प्रोविजन। ना पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि पूरी जनता के कलेक्टिव नीड्स के लिए बहुत जरूरी है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड कोई भी उसे प्रोड्यूस करना नहीं चाहता। ठीक है, जैसे कि हमारा लॉ, ऑर्डर, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे घर की बाहर की जो रोड है वो टूटी हुई है, उसमें बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं। अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मेरे जैसे बाकी पूरे पड़ोस को, पूरे पड़ोसियों को पूरी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी उसे ठीक करवाने की डिमांड करूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने डिमांड की, मैंने कुछ वर्कर से लेबर्स को मंगवाया उसे ठीक करने के लिए, तो पैसा मुझे खर्च करना पड़ेगा। तो भले ही मुझे प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसे ठीक नहीं करवाऊंगी। तो ये क्या होते हैं, ऐसे कुछ पब्लिक गुड्स जैसे कि रोड्स बनवाना, डैम्स बनवाना, ब्रिजेस, मेट्रोस, रेलवेज एक्सेट्रा, ये क्या है, पूरे पब्लिक की लार्जर इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, पर क्योंकि उनकी लैक ऑफ डिमांड नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये चीजें प्राइवेट सेक्टर बनाता नहीं है, तो इसे किसे बनाना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को बनवाना पड़ेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं पब्लिक प्रोविजन। सो द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। तो हमारे पास यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे डिफाइन एक्सटर्नैलिटी, differentiate between positive and negative externalities and elaborate how and why carbon pricing should be promoted। इन तीनों के आंसर आपको इसी पैराग्राफ से मिलेंगे।
पर अगर ये पैराग्राफ नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नैलिटीज और पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या फर्क होता है। ओके, तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है किसी भी थर्ड पर्सन की कोई भी एक्टिविटी जिसका असर आप पे पड़ रहा हो, लेकिन उसके लिए आपने कोई भी फीस या फिर पेनल्टी नहीं दी हुई है, ना आपको मिली है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने बैठकर स्मोकिंग कर रही हूँ, तो मेरी इस एक्टिविटी से आपको बुरा इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। पर अगर आप इसके लिए मुझसे पेनल्टी नहीं ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नैलिटी। या सेम, अगर आपका घर मेरे घर के सामने है और मेरे घर के यहाँ पे मैंने कोई गार्डन बनाया हुआ है अपने आंगन में, और वहां पे एक पेड़ है जिसके फल आपके घर पे गिर रहे हैं, आपको उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन मैं आपसे इसके बदले कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो जब किसी दूसरे के कर्मों की सजा आपको मिलती है या किसी के अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए आपने कोई भी पेनल्टी नहीं दी है, ना ही इसकी फीस आपको मिली है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। ओके, तो अगर आप कहीं पे घूमने जाओ पार्क में और कोई बहुत अच्छा सिंगर वहां पे खड़ा होकर गाना गा रहा है, आपको उसे सुनकर बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए आपने कोई फीस पे नहीं की, तो दैट इज एक्सटर्नैलिटी। तो जब भी किसी दूसरे पर्सन की एक्टिविटीज की वजह से आपका वेलफेयर इम्पैक्ट होता है, या तो वेलफेयर इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, लेकिन उसके लिए आपने कोई फीस नहीं पे की होती, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। अगर उससे आपको एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो इट्स पॉजिटिव। अगर बुरा फील हो रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। लेकिन अभी इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ से मिल जाएगा। तो पहले हम कवर करते हैं व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी। तो ये आपको पहले पैराग्राफ से मिलेगा। Decisions taken by the factors of production in the production process often may affect the stakeholders indirectly. Okay, such impacts at times are huge but cannot be accounted for while estimating the national income. Economists call them externality and they can be positive as well as negative. तो जब भी आप कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो तो उससे आपके स्टेक होल्डर्स लाइक द इन्वेस्टर्स और द कस्टमर्स और द बैंकर्स या फिर गवर्नमेंट, ये सारे इम्पेक्टेड होते हैं। कई बार ये जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि इसका मनी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ ना ही आपको पैसा मिला, ना आपने इसके लिए पैसा दिया, जिसकी वजह से आप इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर पाते हो। इकोनॉमिस्ट इसे ही क्या कहते हैं, एक्सटर्नैलिटी। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन हो जाएगी एक्सटर्नैलिटी की। फिर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। तो आप वैसे भी पॉजिटिव के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपके गार्डन के फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, या फिर कोई अच्छा सिंगर आपको गाना सुना रहा है, या फिर किसी पर्सन ने आपकी जान बचा ली, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जब कोई पर्सन आपके सामने बैठ के स्मोकिंग कर रहा हो, या फिर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा हो, ठीक है, जिससे आपको बुरा फील हो रहा है, या फिर कचरा फैला रहा हो, है ना, तो लिटर कचरा फैला रहा हो, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपको डिसगस्टिंग फील होगा। तो ये सब क्या है, आपके नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। देन हमारा लास्ट और थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है, एलेबोरेट हाउ एंड व्हाई कार्बन प्राइसिंग शुड बी प्रमोटेड। कार्बन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप कार्बन यूज करते हो या कार्बन एमिट करते हो तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। तो जब भी कोई इंडस्ट्री जरूरत से ज्यादा कार्बन एमिट कर रही है तो उस पर पेनल्टी लगानी चाहिए। ये होती है कार्बन प्राइसिंग। ना कैसे और क्यों इसे प्रमोट करना चाहिए, तो क्यों का जवाब आपको इसी पैराग्राफ से मिलेगा कि कार्बन प्राइसिंग ट्राइज टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेस। तो जब आप किसी कंपनी पर जो ज्यादा कार्बन एमिट कर रही है, अगर आप उस पर पेनल्टी लगाते हो तो ग्रीन हाउस गैसेस उससे कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये हमारा रीजन क्या है कि हमें क्यों कार्बन प्राइसिंग को प्रमोट करना चाहिए। फिर आता है हाउ, कैसे कैसे प्रमोट करना चाहिए, उन पर फी लगाकर, या फिर कार्बन टैक्स लगाकर, ग्रीन सेस लगा के, या फिर इको टैक्स लगा के। ये कुछ तरीके हैं जिससे इकोनॉमिक्स ने सजेस्ट किया है ताकि वो ज्यादा ग्रीनर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर पाए। ओके, तो वाई, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी, और कैसे, उसका जवाब भी आपको यही मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका सेकेंड पेपर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और किसी भी तरीके की कंप्लेन हो, सजेशन हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।